गैस किल्लत का मुद्दा विधानसभा में गूंजा। डीएमएफटी फंड पर उठे सवाल, विज्ञान शिक्षक की योग्यता और एआई पहल पर सरकार का आया जवाब। झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के 15वें दिन जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी फंड के उपयोग को लेकर सदन में जोरदार चर्चा हुई। विधायक प्रदीप यादव ने खनन क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष रूप से 15 किलोमीटर और अप्रत्यक्ष रूप से 25 किलोमीटर की सीमा निर्धारित किए जाने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस सीमा के कारण कई प्रखंड और गांव विकास कार्यों से वंचित रह जाएंगे। इससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ने की आशंका है। इस पर जवाब देते हुए मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि वर्ष 2024 में भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के आधार पर ही ये प्रावधान किया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस नियम के प्रभावों पर विचार करेगी और वंचित क्षेत्रों की समस्याओं को केंद्र सरकार के समक्ष उठाते हुए नियमावली में संशोधन के लिए पत्र भेजेगी। फंड के उपयोग को लेकर विपक्ष ने उठाए सवाल। सदन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी डीएमएफटी फंड के उपयोग को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र के लिए 15 और 25 किलोमीटर की सीमा काफी ज्यादा है और फंड का सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई खनन प्रभावित क्षेत्रों में अब भी सड़क, पानी और पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं बनी हुई हैं, जबकि डीएमएफटी फंड से डाक बंगला और जिम जैसे निर्माण कराए जा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने लातेहार में डीएमएफटी फंड से बने एक जिम का उदाहरण देते हुए कहा कि इसका उपयोग आम लोगों के बजाय केवल अधिकारी करते हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच के लिए विधानसभा की एक टीम गठित करने की मांग की। इस पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि डीएमएफटी से जुड़े मामलों की जांच चल रही है, दोषी पाए जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। विज्ञान शिक्षक नियुक्ति पर सरकार का पक्ष स्पष्ट। विधानसभा में विज्ञान शिक्षक की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाया गया। विधायक अमित यादव के प्रश्न के जवाब में मंत्री सुदेव्य सोनू ने कहा कि विज्ञान शिक्षक बनने के लिए गणित और विज्ञान की अर्हता अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि विज्ञान और गणित शिक्षक के पद के लिए बीएससी मैथ की योग्यता तय की गई है। मंत्री ने कहा कि इस संबंध में बनाई गई नियमावली पूरी तरह स्पष्ट और पूर्ण है, उसी के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया संचालित की जा रही है। एआई और डिजिटल पंचायत को बढ़ावा देने की तैयारी। सदन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के उपयोग को लेकर भी चर्चा हुई। विधायक सरयू राय के सवाल पर मंत्री दीपक बिरुआ ने बताया कि राज्य सरकार एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर रही है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए 101 आइडिया की स्क्रीनिंग की जाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक जल्द आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही राज्य में डिजिटल पंचायत की दिशा में भी काम तेजी से चल रहा है। अगले 2 से 3 महीनों में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आने की उम्मीद है। शहर में 25 और गांवों में 45 दिन की बुकिंग अवधि। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 15वें दिन राज्य में गैस सिलेंडरों की किल्लत का मुद्दा सदन में प्रमुखता से उठाया गया। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि पहले गैस सिलेंडर की बुकिंग के 48 घंटे के भीतर आपूर्ति हो जाती थी, लेकिन अब स्थिति काफी बदल गई है। वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में गैस सिलेंडर की बुकिंग अवधि 5 से 25 दिन तक और ग्रामीण 5 अप्रैल को रांची आएंगे तेजस्वी। राजद कोर कमेटी की बैठक कल। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 5 अप्रैल को रांची आएंगे। इस दौरान वे पार्टी एवं संगठन की जमीनी स्तर मजबूती के लिए प्रदेश एवं जिला, महानगर एवं प्रकोष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता करेंगे। रविवार को प्रदेश राजद की कार्यकारिणी की बैठक में ये जानकारी दी गई। इस दौरान जातीय जनगणना जल्द प्रारंभ करने की भी मांग की गई। बैठक में ये तय किया गया कि हर माह पार्टी का जिलावार सम्मेलन होगा, जिसमें पार्टी के मंत्री, विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। ये भी तय किया गया कि राजद कोर कमेटी की बैठक 17 मार्च को शाम 5 बजे से राजद विधायक दल नेता सुरेश पासवान के सरकारी आवास पर होगी। वहीं राज्य के 24 जिलों के सभी पंचायत स्तर पर लालू तेजस्वी रथ को मारा जाएगा। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश राजद अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव ने की। इस दौरान मुख्य रूप से मंत्री संजय प्रसाद यादव, राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान, विधायक नरेश सिंह, पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता, पूर्व विधायक गौतम सागर राणा, सुभाष प्रसाद यादव, प्रवक्ता कैलाश यादव, डॉक्टर मनोज आदि ने संबोधित किया। संचालन युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष रंजन यादव ने किया। धनबाद में प्रिंस खान गिरोह के गुर्गों से मुठभेड़। रांची और धनबाद पुलिस का जॉइंट एक्शन। मुठभेड़ में 2 को लगी गोली, 1 का पैर टूटा। धनबाद जिले के बोरागढ़ थाना क्षेत्र में सोमवार को रांची और धनबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान कुख्यात प्रिंस खान गिरोह के गुर्गों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में गिरोह के 3 अपराधी घायल हो गए। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई थी। सूचना मिली थी कि प्रिंस खान गिरोह के कुछ सदस्य बैरागढ़ इलाके में छिपे हुए हैं और किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही रांची और धनबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस के अचानक पहुंचने से इलाके में अफरा तफरी मच गई और अपराधियों ने बचने की कोशिश की। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने शुरू कर दी फायरिंग। पुलिस टीम जब संदिग्ध स्थानों की तलाशी ले रही थी, तभी छिपे अपराधियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई गोलीबारी के बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से कुछ देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मुठभेड़ के दौरान अपराधियों ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस की घेराबंदी के कारण वे सफल नहीं हो सके। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और 3 अपराधियों को पकड़ लिया। मुठभेड़ में 2 को लगी गोली, 1 का पैर टूटा। मुठभेड़ के दौरान गिरोह के सदस्य विक्की डोम और अमन सिंह को गोली लग गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं अफजल उर्फ अमन भागने के प्रयास में गिर पड़ा, जिससे उसका पैर टूट गया।
पुलिस ने तीनों घायलों को तत्काल हिरासत में लेकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के अनुसार तीनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और उनसे गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ भी की जा रही है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी जारी है। घटना के बाद पूरे बैरागढ़ और आसपास के इलाकों में पुलिस की सतर्कता बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रिंस खान गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। साथ ही इस गिरोह से जुड़े आपराधिक नेटवर्क और हाल के मामलों की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 1932 खतियान पर फिर गरजे विधायक जयराम महतो। कुर्मी आंदोलन पर भी सरकार को लपेटा। झारखंड विधानसभा में जयराम महतो एक बार फिर से जमीन 1932 खतियान और कुर्मी को एसटी दर्जा देने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने विभिन्न विभागों के बजट संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए इन मामलों को उठाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोगों का जीवन और पहचान उनकी जमीन और खेती से जुड़ी हुई है। डुमरी विधायक ने बताया कि अंग्रेजी शासन के समय आदिवासी और मूलवासी समाज की भूमि की सुरक्षा के लिए विल्किंसन नियम के साथ साथ सीएनटी और एसपीटी जैसे कानून लागू किए गए थे, लेकिन वर्तमान समय में बड़े औद्योगिक समूहों द्वारा रैयतों की जमीन अधिग्रहित किए जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। जयराम ने देवघर हवाई अड्डे का दिया उदाहरण। जयराम महतो ने देवघर हवाई अड्डे का उदाहरण देते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े नए प्रावधान लागू होने के बाद भी किसानों को जमीन का वास्तविक बाजार मूल्य नहीं मिल रहा है। उनके अनुसार अभी भी पुराने मानदंडों के आधार पर भुगतान किया जा रहा है, जिससे प्रभावित किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। विधायक ने जमीन माफियाओं के मामलों को भी उठाया। विधायक ने झारखंड में सक्रिय जमीन माफियाओं का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में रांची और आसपास के क्षेत्रों में हुई कई हत्याएं भूमि विवाद से संबंधित रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अंचल कार्यालयों में 3 लाख से अधिक भूमि संबंधी मामले लंबित हैं। साथ ही ऑनलाइन रिकॉर्ड में खाता और प्लॉट नंबर से जुड़ी कई गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। इन त्रुटियों को दूर करने के लिए उन्होंने विशेष शिविर लगाने का सुझाव दिया। जयराम महतो ने कुर्मी समुदाय का भी उठाया मुद्दा। सामाजिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर जयराम महतो ने कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग दोहराई। उनका कहना था कि वर्ष 1950 में इस समाज को कथित तौर पर एक साजिश के तहत अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने सुझाव दिया कि टीआरआई के माध्यम से नई एथनोग्राफिक रिपोर्ट तैयार कराकर कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल करने की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी जानी चाहिए। सूडी समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की रखी मांग। जयराम महतो ने सूडी समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की भी मांग रखी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में इस समुदाय को यह दर्जा प्राप्त है। साथ ही केवट, मल्ला और निषाद जातियों को भी अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता बताई है। 1932 खतियान का फिर उठाया मुद्दा। जयराम ने 1932 आधारित स्थानीय नीति पर अपनी बात रखते हुए कहा कि राज्य गठन के 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार स्पष्ट इस नीति को तय नहीं कर सकी है। उनके अनुसार स्थानीय नीति का उद्देश्य किसी को बाहर करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की सुविधाओं का लाभ किन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर मिले। उन्होंने झारखंड की स्थानीय भाषाओं और परंपराओं को भी महत्व देने की बात कही। प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी जयराम ने दिए सुझाव। जयराम महतो ने प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुख्यमंत्री सोशल मीडिया के माध्यम से सक्रिय रहते हैं, उसी तरह विभागों के सचिव और प्रधान सचिव भी इन मंचों पर सक्रिय रहें, ताकि आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। इसके अलावा उन्होंने 50 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष शिक्षकों को भी। जामताड़ा में बंद पैदल पुल खोलने की मांग, लोगों को हो रही परेशानी। डीआरएम के नाम एक मांग पत्र स्टेशन प्रबंधक को सौंपा। जामताड़ा रेलवे स्टेशन पर पुराने पैदल पुल एफओबी के बंद होने से उत्पन्न समस्याओं को लेकर सोमवार को स्थानीय नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। नागरिक मंच जामताड़ा के बैनर तले एक प्रतिनिधि मंडल ने आसनसोल रेल डिवीजन के डीआरएम के नाम एक मांग पत्र स्टेशन प्रबंधक को सौंपा। इस अभियान का नेतृत्व मंच के अध्यक्ष संतान मिश्रा और मंजीत सिंह ने किया। ज्ञापन में बताया गया कि रेलवे स्टेशन के एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने वाला पुराना पैदल पुल लंबे समय से जर्जर अवस्था में है। रेलवे ने इसे मरम्मत या पुनर्निर्माण के लिए बंद कर दिया है। हालांकि कार्य की धीमी गति के कारण शहरवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थियों को विशेष रूप से परेशानी। स्थानीय निवासियों के अनुसार यह क्षेत्र घनी आबादी वाला है। पुल बंद होने से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और स्कूल कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को विशेष रूप से परेशानी हो रही है। उन्हें रेलवे ट्रैक पार करने या लंबा चक्कर लगाने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे समय की बर्बादी और सुरक्षा का खतरा बना रहता है। नागरिक मंच ने रेलवे प्रशासन के समक्ष 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। इनमें पुराने पैदल पुल की मरम्मत कार्य में तेजी लाकर उसे तुरंत जनता के लिए खोलना शामिल है। इसके अतिरिक्त पलाबगान क्षेत्र के सामने एक नए पैदल पुल का निर्माण सुनिश्चित करने की मांग की गई है, ताकि बढ़ती आबादी को राहत मिल सके। मंच ने दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच आसनसोल से जसीडीह के बीच एक नई लोकल ट्रेन चलाने की भी मांग की है, जिससे दैनिक यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। मंच के सदस्यों ने चेतावनी दी है कि यदि रेलवे प्रशासन इन मांगों पर जल्द ठोस कार्रवाई नहीं करता है, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान शहर के कई गणमान्य व्यक्ति और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। गिरिडीह के डिप्टी मेयर बने सुमित कुमार, निर्विरोध हुआ चयन, कहा लोगों की समस्याओं के समाधान को दी जाएगी प्राथमिकता।
गिरिडीह नगर निगम चुनाव संपन्न होने के बाद सोमवार को डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी की गई। डीसी ऑफिस के सभागार में आयोजित बैठक में नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें सुमित कुमार के अलावा किसी अन्य प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। इसके बाद उन्हें निर्विरोध डिप्टी मेयर घोषित कर दिया गया। डिप्टी मेयर निर्वाचित होने के बाद सुमित कुमार को अधिकारियों, पार्षदों और समर्थकों ने बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहर के विकास, साफ सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए महापौर एवं सभी पार्षदों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। साथ ही नगर निगम क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी। उनके निर्विरोध चुने जाने पर समर्थकों में खुशी का माहौल देखा गया। आयोजित हुआ शपथ ग्रहण समारोह। इससे पूर्व नवनिर्वाचित महापौर एवं वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। गिरिडीह समाहरणालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त मनोज कुमार ने नवनिर्वाचित मेयर परमिला मेहरा और नगर निगम के 36 वार्डों से निर्वाचित पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद मेयर कोडरमा में पीएनजी बना एलपीजी का विकल्प। 350 घरों तक पाइपलाइन, किश्तों में 6500 रुपए देकर मिल रहा कनेक्शन, मिली राहत। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया शहर में घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और अनिश्चित आपूर्ति के बीच पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस एक प्रभावी विकल्प के रूप में उभर कर सामने आया है। शहर के कई इलाकों में पीएनजी की पाइपलाइन पहुंचने के बाद घरों और होटलों को इससे काफी राहत मिल रही है। जिन परिवारों को पहले गैस सिलेंडर भरवाने और उसकी उपलब्धता को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ता था, वे अब आसानी से पाइपलाइन के माध्यम से गैस का उपयोग कर पा रहे हैं। इससे न केवल समय की बचत हो रही है, बल्कि उपभोक्ताओं को बार बार सिलेंडर बुक कराने और एजेंसी के चक्कर लगाने से भी मुक्ति मिल रही है। कई इलाकों में पहुंची पाइपलाइन, बढ़ रहे कनेक्शन। शहर के नवादा बस्ती, चित्रगुप्त नगर, आश्रम रोड, सीडी कॉलोनी, महात्मा गांधी रोड और पुराना बस स्टैंड जैसे क्षेत्रों तक पीएनजी की पाइपलाइन पहुंच चुकी है। इन इलाकों में कई बड़े होटलों में भी पीएनजी कनेक्शन शुरू कर दिए गए हैं। पीएनजी के ऑपरेटर मेंटेनेंस एवं ऑपरेशन राहुल कुमार ने बताया कि पीएनजी कनेक्शन लेने के बाद उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर भरवाने के झंझट से पूरी तरह राहत मिल जाती है। उन्होंने कहा कि पीएनजी एलपीजी की तुलना में अधिक सुरक्षित और किफायती है। वर्तमान में इन क्षेत्रों में लगभग 350 घरेलू कनेक्शन और 5 व्यावसायिक कनेक्शन सक्रिय हैं। घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 6500 रुपए की सुरक्षा राशि जमा करनी होती है, जिसे उपभोक्ता किश्तों में भी जमा कर सकते हैं। घरों में आसान हुआ खाना बनाना। आश्रम रोड निवासी गृहिणी ज्योति देवी ने बताया कि एलपीजी गैस की किल्लत की खबरों के बीच उनके घर में लगा पीएनजी कनेक्शन काफी राहत दे रहा है। उन्होंने कहा कि जहां लोग गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतारों में खड़े होकर सिलेंडर का इंतजार करते हैं, वहीं वो बिना किसी चिंता के आसानी से खाना बना पा रही हैं। उन्होंने बताया कि पहले एलपीजी सिलेंडर में रेगुलेटर लगाने में उन्हें अक्सर परेशानी होती थी और कई बार पति के घर आने का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब पीएनजी कनेक्शन में केवल रेगुलेटर ऑन करते ही गैस चूल्हा तुरंत चालू हो जाता है, जिससे खाना बनाना काफी आसान और सुविधाजनक हो गया है। होटल कारोबारियों को भी मिला सहारा। पीएनजी का लाभ अब शहर के होटल कारोबारियों को भी मिलने लगा है। होटल संचालक राजेंद्र मोदी ने बताया कि हाल के दिनों में बाजार में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता कम होने लगी थी, जिससे होटल संचालन पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई थी। हालांकि कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने होटल में पीएनजी कनेक्शन ले लिया था, जिसका अब सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि होटल पहले की तरह सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। इससे जुड़े करीब 20 कारीगरों का रोजगार भी सुरक्षित है। यदि एलपीजी सिलेंडर की कमी के कारण होटल प्रभावित होता, तो यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। हॉर्मुज की नहरों में मौत को छूकर आज वतन लौटेगा जमशेदपुर का अंश। पलकी बिछाकर इंतजार कर रहे पापा मम्मी। झारखंड के जमशेदपुर के सेकंड इंजीनियर अंश त्रिपाठी ने युद्ध के तनाव के बीच हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार कर 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत लौटने की बड़ी जिम्मेदारी निभाई। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जहाज शिवालिक पर तैनात अंश की सुरक्षित वापसी से परिवार और देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। इससे संबंधित पूरी खबर नीचे पढ़ें। जब खाड़ी देशों के समंदर पर युद्ध के बारूदी बादल मंडरा रहे थे और पूरी दुनिया की धड़कनें हॉर्मुज जल डमरू मध्य की लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रही थी, तब लौह नगरी का एक जाबाज इंजीनियर अपनी सूझबूझ और अदम्य साहस से वतन के लिए ऊर्जा की खेप लेकर मौत को मात दे रहा था। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SCI के विशालकाय जहाज शिवालिक पर तैनात सेकंड इंजीनियर अंश त्रिपाठी ने 13 मार्च को वो अग्नि परीक्षा पार कर ली, जिसकी दुआएं पूरा देश और उनका परिवार कर रहा था। करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर अंश का जहाज अब सुरक्षित भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहा है। 16 मार्च सोमवार को जब ये जहाज गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर लंगर डालेगा, तो वो केवल गैस की खेप नहीं, बल्कि एक माँ की ममता और एक पत्नी के विश्वास की जीत होगी। धनबाद में प्रिंस खान गिरोह के गुर्गों से मुठभेड़। रांची धनबाद पुलिस का जॉइंट एक्शन। 2 को लगी गोली, 1 का पैर टूटा, 6 धराए। सूचना मिलते ही रांची और धनबाद पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से इलाके में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस के अचानक पहुंचने से अपराधियों में अफरा तफरी मच गई और उन्होंने बचने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। अपराधियों की फायरिंग के बाद पुलिस ने की जवाबी कार्रवाई।
सर्च ऑपरेशन के दौरान जैसे ही पुलिस टीम संदिग्ध स्थानों की तलाशी ले रही थी, छिपे अपराधियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई गोलीबारी के बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। कुछ देर तक दोनों ओर से क्रॉस फायरिंग होती रही। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अपराधियों ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की घेराबंदी के कारण वे सफल नहीं हो सके। जवाबी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तीनों अपराधियों को काबू में कर लिया। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। 2 को गोली लगी, तीसरा भागते समय घायल। मुठभेड़ में गिरोह के सदस्य अमन सिंह उर्फ कुबेर को पैर में गोली लगी, जो पलामू का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं धनबाद निवासी विक्की डोम को भी पैर में गोली लगी। तीसरा अपराधी अफजल उर्फ अमन भागने के प्रयास में गिर गया, जिससे उसका पैर टूट गया। पुलिस ने तीनों घायलों को तत्काल हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि ये तीनों हाल ही में रांची के एक होटल में हुई फायरिंग की घटना में भी शामिल थे। उसी मामले में पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। हथियार, मोबाइल और बम बरामद। धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने मौके से हथियार, कई मोबाइल फोन और बम बरामद किए हैं। बरामद विस्फोटक और अन्य सामग्री की जांच के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। वहीं पुलिस तीनों आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। उनसे पूछताछ के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। अधिकारियों के अनुसार पूरे इलाके में पुलिस की सतर्कता बढ़ा दी गई है। पुलिस ने कहा है कि प्रिंस खान गिरोह के नेटवर्क को खत्म करने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। पूछताछ में अवैध बैंक अकाउंट की मिली जानकारी। इस पूरे इनकाउंटर के क्रम में 3 अन्य अपराधियों को अरेस्ट किया गया है। वहीं इस ऑपरेशन में गिरोह के 60 बैंक अकाउंट का भी डिटेल पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसे पुलिस खंगाल रही है। बताया गया कि इन बैंक अकाउंट से पैसे का लेन देन होता था। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 6 अरेस्टिंग हुई है। इसके अलावा कुछ नए चेहरे के भी गिरोह से जुड़कर सक्रिय भूमिका में आने की जानकारी पुलिस को मिली है। वहीं भागाबांध होपी क्षेत्र के केंदुआडीह जंगल में मुठभेड़ के बाद बरामद जिंदा बम को बीडीडीएस बम निरोधक दस्ता की टीम ने नष्ट कर दिया। झारखंड में गैस के बाद अब खून का संकट, रिप्लेसमेंट पर दिया जा रहा ब्लड। झारखंड ब्लड क्राइसिस। झारखंड में ब्लड बैंकों में खून की भारी कमी सामने आई है। रांची के रिम्स और सदर अस्पताल में भी सीमित स्टॉक बचा है। मरीजों को रिप्लेसमेंट डोनर लाने के बाद ही ब्लड दिया जा रहा है। हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और मरीजों के परिजन परेशान है। इससे संबंधित पूरी खबर नीचे पढ़ें। रांची से राजीव पांडे की रिपोर्ट। झारखंड ब्लड क्राइसिस। झारखंड में रसोई गैस के बाद अब खून का संकट गहरा गया है। मरीजों को रिप्लेसमेंट पर ब्लड दिया जा रहा है। फिलहाल सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स भी खून की कमी से जूझ रहा है। यहाँ भी परिजनों को रिप्लेसमेंट पर ब्लड मिल रहा है। वर्तमान में जिस ग्रुप का ब्लड चाहिए उसी ग्रुप का डोनर भी लाना पड़ रहा है। रिम्स ब्लड बैंक में A20, B22, O30, AB7 पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड में सिर्फ A नेगेटिव 4 यूनिट है। वहीं सूबे के दूसरे सबसे बड़े सदर अस्पताल में A2, B3, O3 और AB1 पॉजिटिव है, जबकि नेगेटिव ब्लड बैंक किसी ग्रुप का नहीं है। चिंता तब और बढ़ गई है जब रिम्स ब्लड बैंक में निजी अस्पताल से भी परिजन खून का मांग पत्र लेकर पहुंच रहे हैं। रिम्स अपने मरीजों को मुश्किल से खून उपलब्ध करा रहा है, उसमें निजी अस्पतालों का दबाव अलग से है। हाईकोर्ट का क्या है निर्देश? झारखंड हाईकोर्ट की ओर से 18 दिसंबर 2025 को आदेश दिया गया था कि सूबे के किसी भी निजी या सरकारी अस्पताल में रिप्लेसमेंट डोनेशन नहीं कराया जाएगा। तब स्वास्थ्य विभाग ने सभी ब्लड बैंक को रिप्लेसमेंट डोनेशन नहीं करने का निर्देश जारी किया था। केस स्टडी 1। रिम्स की हड्डी विभाग में छोटू उरांव 22 वर्ष भर्ती है। डॉक्टर ने उनको इमरजेंसी में खून दिलाने का निर्देश दिया है। छोटू का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है। रविवार को परिजन जब रिम्स ब्लड बैंक में खून लेने पहुंचे तो वहां खून का कम स्टॉक होने की जानकारी दी गई। वहीं A पॉजिटिव ग्रुप के डोनर को लाने के लिए कहा गया। किसी तरह परिजन ने उसी ग्रुप के डोनर का इंतजाम किए। केस स्टडी 2। शाहिद अंसारी बरियातू स्थित क्लिनिका क्योर हॉस्पिटल में भर्ती है। उसके परिजनों को B पॉजिटिव खून दिलाने के लिए कहा गया। जब परिजन खून के लिए रिम्स पहुंचे तो उनको खून की कमी का हवाला दिया गया। रिम्स में भर्ती मरीजों और कुल स्टॉक के बारे में भी बताया गया। इसके बाद B पॉजिटिव ग्रुप का ही डोनर लाने को कहा गया। डोनर लाने के बाद खून दिया गया। क्या कहते हैं अधिकारी? झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी के निदेशक छवि रंजन कहते हैं, अस्पताल में जरूरतमंद 90% मरीजों को स्वैच्छिक रक्तदान से खून उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य विभाग स्वैच्छिक रक्तदान के लिए लोगों को हर स्तर पर जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। अगर रिप्लेसमेंट डोनेशन की बात सामने आती है तो इसकी जांच। सावधान, झारखंड में होगी ओलों की बारिश। 17 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। झारखंड वेदर अलर्ट। झारखंड में मौसम ने अचानक करवट ली है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य की 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर तेज हवा, मेघ गर्जन, वज्रपात और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। इससे संबंधित पूरी खबर नीचे पढ़ें। झारखंड में मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट बदल ली है। पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के सक्रिय होने से सूबे के कई हिस्सों में मौसम अस्थिर हो गया है। मौसम विज्ञान विभाग के रांची केंद्र के अनुसार 16 मार्च को झारखंड के अधिकांश जिलों में तेज हवा, मेघ गर्जन, वज्रपात और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। सूबे के 17 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। रविवार दोपहर बाद अचानक बदला मौसम।
रविवार की दोपहर के बाद झारखंड के कई जिलों में मौसम अचानक बदल गया। आसमान में घने बादल छा गए और कई जगहों पर तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई। राजधानी रांची में भी मेघ गर्जन के साथ बारिश दर्ज की गई। देर रात तक बादलों की आवाज और हवा चलती रही। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रांची का अधिकतम तापमान रविवार को 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले कुछ दिनों तक राज्य में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने 14 मार्च के लिए राज्य के 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तेज आंधी, मेघ गर्जन, वज्रपात और कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। जिन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें रांची, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज शामिल हैं। इन जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को खुले स्थानों में जाने से बचने और बिजली गिरने के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। 24 जिलों में तेज हवा और बारिश की संभावना। मौसम केंद्र के अनुसार 16 मार्च को झारखंड के लगभग सभी 24 जिलों में तेज हवा और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कई जगहों पर वज्रपात और ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन और पश्चिमी विक्षोभ के संयुक्त प्रभाव से राज्य के मौसम में ये बदलाव आया है। इसका असर अगले कुछ दिनों तक देखने को मिल सकता है। 17 मार्च को भी रहेगा खराब मौसम। मौसम विभाग के अनुसार 17 मार्च को भी राज्य के सभी जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना बनी रहेगी। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। इस दिन भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। 18 मार्च को कुछ जिलों में सामान्य रहेगा मौसम। 18 मार्च को राज्य के कई जिलों में मौसम का असर जारी रहेगा। रांची सहित 18 जिलों में वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। हालांकि गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग और कोडरमा जिलों में मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रहने की संभावना है। इन जिलों में तेज मौसमी गतिविधियां कम देखने को मिल सकती हैं। 19 मार्च को फिर सक्रिय होगा मौसम। मौसम विभाग के अनुसार 19 मार्च को एक बार फिर पूरे झारखंड में मौसम सक्रिय हो सकता है। इस दिन सभी जिलों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। हालांकि बारिश की तीव्रता स्थान के अनुसार अलग अलग हो सकती है। कई क्षेत्रों में हल्की बारिश और कुछ जगहों पर केवल बादल छाए रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों का तापमान पूर्वानुमान। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 31 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 15 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। रांची में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इसी तरह धनबाद, देवघर, दुमका और गिरिडीह जैसे जिलों में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। बोकारो में ट्रक और कार की टक्कर, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। गैस कटर से गाड़ी को काट निकाला गया, दोनों सवार को। बोकारो के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तिलमच्चो के पास देर रात एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। ये हादसा एक हाईवा और हुंडई क्रेटा कार के बीच आमने सामने की टक्कर से हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ये घटना सोमवार देर रात करीब 1 बजे हुई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और चास मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। गैस कटर से गाड़ी को काटकर बाहर निकाला गया। टक्कर के कारण कार में सवार दोनों व्यक्ति अंदर फंस गए थे। उन्हें बाहर निकालने के लिए गैस कटर का उपयोग करना पड़ा। गैस कटर से गाड़ी को काटकर काफी मशक्कत के बाद दोनों को कार से बाहर निकालकर बोकारो सदर अस्पताल भेजा गया। सदर अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार मृतक को गंभीर ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतक की पहचान देवेंद्र कुमार के रूप में हुई है। बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। हादसे में घायल दूसरे व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घायल व्यक्ति हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 ऑफिसर कॉलोनी का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस दुर्घटना के बाद इलाके में कुछ देर तक गहमा-गहमी का माहौल रहा। चतरा एयर एम्बुलेंस हादसे का खुलेगा राज। हादसे के 21 दिन बाद मिला दूसरा इंजन। जंगल में ग्रामीणों ने देखा, जांच एजेंसियों को दी जानकारी। सिमरिया में 23 फरवरी को हुए एयर एम्बुलेंस हादसे के 21 दिन बाद जांच एजेंसियों को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला है। सिमरिया थाना क्षेत्र के कासियत्तू करमटांड जंगल में महुआ चुनने गए ग्रामीणों को विमान का इंजन मिला है। ग्रामीणों ने सुबह पत्थर पनिया जंगल में झाड़ियों के बीच फंसा भारी भरकम इंजन देखा। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन करीब से देखने पर पता चला कि ये किसी विमान का इंजन है। इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सिमरिया थाना प्रभारी सूर्य प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और इंजन को अपने कब्जे में ले लिया। क्रैश साइट से करीब 1 किलोमीटर दूर मिला इंजन। पुलिस के अनुसार बरामद इंजन मुख्य दुर्घटना स्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर मिला है। विशेषज्ञों का मानना है कि इंजन का इतनी दूर मिलना इस बात का संकेत हो सकता है कि हादसे के समय विमान के कई हिस्से हवा में ही अलग होकर दूर दूर जा गिरे होंगे, या फिर विमान बहुत तेज गति से जमीन पर गिरा होगा। इंजन मिलने के बाद अब जांच एजेंसियों को हादसे की कड़ियों को जोड़ने में काफी मदद मिलने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस ने इंजन को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया है। संबंधित जांच एजेंसियों को इसकी जानकारी दे दी गई है। हादसे में 7 लोगों की हुई थी मौत।
गौरतलब है कि 23 फरवरी को सिमरिया क्षेत्र में एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस दर्दनाक हादसे में पायलट, गंभीर मरीज, डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ और मरीज के परिजनों समेत कुल 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे के समय इलाके में भारी बारिश और घना कोहरा होने की जानकारी सामने आई थी। हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों को लेकर अब तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई थी। ठोस सबूतों के अभाव में जांच एजेंसियां किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी थीं। फोरेंसिक जांच से खुल सकता है राज। सिमरिया थाना प्रभारी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि बरामद इंजन को सुरक्षित कर लिया गया है और इसकी सूचना उच्च स्तरीय जांच एजेंसियों तथा नागरिक उड्डयन विभाग को दे दी गई है। अब इंजन की फोरेंसिक और तकनीकी जांच कराई जाएगी। जांच के दौरान ये पता लगाने की कोशिश होगी कि हादसे से पहले इंजन में कोई तकनीकी खराबी थी या उसमें आग लग गई थी। इस बीच अब सभी की नजरें दिल्ली से आने वाली विशेषज्ञ जांच टीम पर टिकी है। माना जा रहा है कि ये इंजन पूरे हादसे का सबसे अहम सबूत साबित हो सकता है, जिससे दुर्घटना के असली कारण सामने आ सकते हैं और पीड़ित परिवारों को जवाब मिल सकेगा।